नमस्कार बच्चों, अर्थशास्त्र की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे निजीकरण और निजीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को हमने कल के वीडियो में जाना। आज हम जानेंगे भारत में उद्योगों का जो निजीकरण किया गया इसके प्रभाव क्या रहे। प्रभाव जब कभी भी हम किसी भी पॉलिसी के जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ प्रभाव सकारात्मक हुए और कुछ जो है वह नकारात्मक हुए। तो आइए जानते हैं कि सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से थे। सकारात्मक प्रभावों में सबसे पहला जो प्रभाव रहा वह ये कि अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़े, ये लक्ष्य था। 24 जुलाई 1991 को जो नई औद्योगिक नीति घोषित की गई, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, उद्देश्य था औद्योगिक विकास को गति देना, तीव्रता प्रदान करना। तो प्रभाव जो सकारात्मक हुए, सबसे पहला प्रभाव तो यही था कि जो आर्थिक विकास था उसमें तेज़ी आई, उसमें तीव्रता दर्ज की गई। तो तीव्र आर्थिक विकास विकासशील देशों के समक्ष एक चुनौती जैसा होता है कि कैसे हम तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएं। तो इसके लिए हमें जो ग्रोथ रेट होती है वह बढ़ानी होती है। भारत जैसे विकासशील देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया जाना जरूरी था, दिया गया। निजी क्षेत्र अपनी कुशल प्रबंधन की क्षमता के लिए जाना जाता है। पूंजी का उद्योगों में कुशल उपयोग कर अधिकाधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। तो चूंकि भारत में निजीकरण जब कर दिया गया तो ये देखा गया, ये माना गया कि जो भी उद्योग थे जो पहले सरकारी सेक्टर के अंतर्गत आते थे तो वहाँ पे तमाम तरह की सरकारी संगठनों की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म, जिसका मतलब होता है टालम टोली करना, किसी फाइल को आगे बढ़ाने में बहुत लेट लतीफ़ी करना, ये लाल फीताशाही कहलाती है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी एक अपने आप में एक समस्या है जिसमें जो पदाधिकारी होते हैं वह स्वयं को मालिक मान बैठते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि लोगों के साथ मिलजुल करके काम करने वाले हों। तो प्रशासक में और प्रबंधक में यही डिफरेंस होता है कि प्रशासक जो होता है वह खुद को मालिक मान बैठता है और प्रबंधक उन्हीं के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के काम करता है। प्रबंधक वह होता है जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है, वो प्रबंधक है। तो भारत में ये माना गया कि जो प्रबंधकीय कुशलता है वह निजी सेक्टर के पास है। और जब निजीकरण कर दिया गया तो ये भी देखा गया कि तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उनकी प्रबंधकीय कुशलता बढ़ी और अल्टीमेटली उन्होंने अधिकाधिक उत्पादन की ओर अपनी उन संस्थाओं को आगे बढ़ा दिया। तो इससे देश की आर्थिक विकास को सहायता मिली। ये एक सकारात्मक पहलू के तौर पर साबित हुआ। निजीकरण का एक सकारात्मक पहलू यही था कि जो संगठन थे जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के थे उनमें प्रबंधन की क्षमता बढ़ी, पूंजी का उद्योगों में कुशल उपयोग हो पाया और इससे उत्पादन बढ़ा, और यही बढ़ा हुआ उत्पादन तीव्र आर्थिक विकास का आधार बना। दूसरा सकारात्मक प्रभाव संसाधनों के समुचित उपयोग में सहायक। जब भी प्रबंधकों की कुशलता बढ़ जाएगी तो जो भी अवेलेबल संसाधन हैं उनका उपयोग जो होगा वो समुचित हो सकेगा। ठीक है, भारत जो एक देश है प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से परिपूर्ण संसाधनों वाला देश है। यहाँ विकास की संभावना भी भरपूर है, मगर समस्या यही थी कि जो हमारे संसाधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसको अल्प शोषित संसाधन बोलते हैं या अंडर यूज रिसोर्सेज थे। ये तब हो पाता है जब जो प्रबंधक हैं वह कुशल हों। तो कुशल प्रबंधक तो पहले पॉइंट में हमने जाना ही, इनकी कुशलता से संसाधनों का जो अल्प शोषण था यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन यानी उचित दोहन शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि निजी उद्यम जो होते हैं लाभ के लिए प्रेरित होते हैं ना, तो ये लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राकृतिक और मानवीय संसाधन जो उपलब्ध हैं उनका उचित उपयोग करते हैं। इससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। भारत में भी इसे दर्ज किया गया। सभी वर्गों का अधिकतम कल्याण,
देखिए, निजीकरण से समाज के सभी वर्ग जैसे उत्पादक वर्ग हैं, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स, लेबरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, इन सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? उद्योगपति अधिक उत्पादन करना चाहेंगे लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो होगा ये कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा वस्तुएं मिलेंगी चॉइस में, चयन करने के लिए, और बाज़ार में इस तरह से स्वतंत्रता बढ़ती है कस्टमर की, तो कस्टमर का भी फ़ायदा है। और रही बात लेबरर की, श्रमिक की, तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है श्रमिकों को रोज़गार के साधन मिलेंगे और अल्टीमेटली उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं आय का स्तर भी ऊंचा जाएगा। तो ये भी सकारात्मक प्रभाव भारत में देखे गए। व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, निजीकरण से देश के नागरिकों को उत्पादन इकाइयों की स्थापना की स्वतंत्रता मिल गई। आपके ऊपर लाइसेंसिंग का कोई भी तलवार लटक नहीं रही थी कि लाइसेंस लेना ही रहेगा। आप जो चाहते थे बिना किसी लाइसेंस की आवश्यकता के आप उस सेक्टर में या उस उद्योग में उत्पादन इकाई लगा सकते थे, स्थापना कर सकते थे, ये स्वतंत्रता थी। तो ये हुआ कि जो भी व्यवसायी कोई भी व्यवसाय करना चाहता था उसको व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी, अपने रुचि का व्यवसाय भाग कर सकता था। तो उस क्षेत्र में वो पूर्ण दक्षता का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रयास भी कर पाएगा, क्योंकि उसमें उसका मन लगेगा। तो इसके सकारात्मक प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं निजीकरण के, कि जो लोग जिस क्षेत्र में हैं, जितना मन लगा के काम कर रहे हैं, वो उतना ही ज़्यादा अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि औद्योगिकरण, उद्योगों का जो निजीकरण था, ठीक है, उसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी रहे, नकारात्मक प्रभाव भी रहे। सबसे पहले कि सरकार जहां जनता के कल्याण के लिए काम करती थी, वहीं निजीकरण से जो संस्थाएं थी, इनका उद्देश्य मुख्य क्या हो गया, लाभ कमाना। तो लाभों के लिए जो व्यक्ति लगा हुआ है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वह वो सारी वस्तुएं उत्पादित कर ले जो लोगों की ज़रूरत की है। वह केवल उन्हीं उत्पादन क्षेत्रों तक खुद को सीमित रखेगा जहां से उसे लाभ ज़्यादा मिलेगा और जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक दोष था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो केवल लाभकारी क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए और इससे आवश्यकता की वस्तुओं के ऊपर, उनकी उपलब्धता पर खतरा मंडराने लगा। दूसरा पॉइंट था कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर अधिक ध्यान। इसका मतलब ये है कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उद्योगों में, इनमें भी निजी क्षेत्र का अधिकतर निवेश हुआ। तो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो उपभोक्ता वस्तु हैं, जो टिकाऊ हैं, ड्यूरेबल्स, उन पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने, निजी सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जनरली जो ड्यूरेबल्स हैं जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इन पर ये धनी वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि इनसे पैसा ज़्यादा आता है तो इनके उत्पादन पर निजी सेक्टर ज़्यादा लगा। तो हुआ ये कि निजी क्षेत्र ने अधिकतर निवेश उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर, ड्यूरेबल, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स थे, उन पर अपना फोकस किया। तो हुआ ये कि धनी वर्ग जो था उसके अनुरूप उत्पादन होता दिखा और इससे गरीबों के जो हित थे या उनकी आवश्यकता की वस्तुएं थीं, ये माना गया कि वो संभवतः एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। जब निजीकरण हुआ उससे एक खतरा और आया कि एकाधिकार बढ़ गया, मोनोपोलीज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वह बनी रही, छोटी छोटी कंपनियां ख़त्म हो गई। तो इससे धन का संकेंद्रण यानी सेंट्रलाइजेशन बढ़ गया। पूंजीवादी विकास की एक विशेष बात यह होती है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था उन्नति करती है, इसमें एकाधिकारिक संगठन यानी कि मोनोपोली, जहाँ पे एक ही विक्रेता होता है, ये इस तरह के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी संगठन जो हैं वो बढ़ते जाते हैं और मजबूत होते चले जाते हैं, जिससे धन और आर्थिक शक्ति जो होती है उसका सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है। तो निजीकरण का एक प्रभाव ये देखा गया भारत में कि भारत की अधिकांश संपत्ति कुछ लोगों के पास केंद्रित हो गई। अभी तो जो अभी रिसेंट इकोनॉमिक जो क्या बोलते हैं उसे सर्वे हुआ है, आर्थिक सर्वे जो हुआ है 2020 का जो हमारे पास उपलब्ध है, 2021 का माफ़ कीजिएगा, तो 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें जो मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले मामले हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ धन का जो क्या बोलते हैं असमता जो बढ़ी है, इनइक्वलिटी जो बढ़ी है, वो इतनी गज़ब की है कि यहाँ पे 10% जो लोग हैं उनके पास लगभग 95%
धन का संकेंद्रण हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है अनुपात है। ये धन का संकेंद्रण कहाँ से निकला हुआ माना जाता है? निजीकरण से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी निजीकरण से समस्याएं हुई। उत्पादन लागतों में वृद्धि हो गई। ये माना जाता है कि निजी क्षेत्र के लोग चूँकि लाभ के लिए काम करते हैं, तो वह ये करते हैं कि जो भी वो उत्पादन करते हैं, जो उनकी लागत आती है उसमें प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन जब उन्होंने बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनका लाभ तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो वस्तुएं हैं वह लोगों को महंगी पड़ जाएंगी। यहाँ इन्होंने ये बताया उत्पादन लागतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है? अगर आप इसे समझना चाहें तो इनका एक बड़ा हिस्सा है वो उत्पादन लागतों में ही खर्च हो जाता है। जो ये वस्तुएं बनाते हैं उनको बेचते हैं, तो जो रेवेन्यू इकट्ठा होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसी पे खर्च हो जाता है। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके लिए ये क्या करती हैं? एक तो इनके पास विकल्प ये था कि अपने निष्पादन में सुधार करती, ठीक है, लेकिन ये अपने प्रोडक्शन को या अपनी कॉस्ट को ये घटा नहीं पाए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति धीरे धीरे बनने लगी, यानी कि उत्पादन घटता चला गया। क्योंकि अगर आपकी लागत ज़्यादा आ रही थी तो बढ़े हुए मूल्यों पर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। तो अगर पहले से ही जो बना हुआ माल था वो बिकने से बचा रह गया है तो आप नया प्रोडक्शन बढ़ा के तो नहीं कर पाएंगे, उल्टा और घटा के आप प्रोडक्शन करेंगे। तो जब प्रोडक्शन सबका घटने लगेगा तो अर्थव्यवस्था में कम उत्पादन से मंदी की स्थिति बन जाएगी। यह भी भारत में दिखा। 2007 में बहुत ज़बरदस्त मंदी आई थी। ठीक है, आधारभूत ढांचे की समस्या। देखिए, जो आधारभूत ढांचा है उसके निर्माण का जिम्मा सरकार लेती है। उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। लेकिन जो निजी क्षेत्र है वह तो लाभ के लिए काम करता है। तो जो योजनाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार की प्रगति हुई भारत में, लेकिन उसके बावजूद आधारभूत ढांचे में कई प्रकार की कमियां रह गईं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने उस आधारभूत ढांचे की बात की है जो कंपनियों को उत्पादन करने की सुविधा देता है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, तकनीक से जुड़ी हुई समस्याएं। इनके लिए आधारभूत ढांचों की कुछ कमी महसूस की गई, जिसकी वजह से ये पाया गया कि जो हमारा निजीकरण था वह उतना सफल नहीं हो पाया। कुछ और समस्याएं भी हैं बच्चों, जैसे व्यापार घाटे में योगदान। माना जा रहा था कि निजीकरण से व्यापार घाटा घटेगा, लेकिन जो ये निजीकरण हुआ इसमें आयातक ज़्यादा बढ़ गए और निर्यातक उस अनुपात में उतने नहीं बढ़ पाए, तो व्यापार घाटा और बढ़ गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, हेल्दी कंपटीशन नहीं था, अनहेल्दी कंपटीशन था कंपनीज़ के बीच में। औद्योगिक विवादों में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक विवाद का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि जो कैपिटलिस्ट है वो कम से कम सैलरी देना चाहता है, जो श्रमिक वर्ग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी या रेम्यूनरेशन या बोनस चाहते हैं। तो आपस में इनके जो खींचतान होती है और परिणाम स्वरूप हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है, ये सब औद्योगिक विवाद होते हैं और इस पर काफ़ी वृद्धि देखी गई, क्योंकि इनका फोकस यही था कि लाभ बढ़े। और लाभ तभी बढ़ सकता था जब मजदूरी जो थी वह घटाई जाती, इसमें कमी की जाती, लाभ बढ़ तभी सकता था। तो इसकी वजह से औद्योगिक विवाद बढ़े। औद्योगिक अस्वस्थता में वृद्धि, यानी कि सीधा सीधा मतलब है इसका, अस्वस्थता यानी रुग्णता और रुग्णता यानी कि हानि। ठीक है, तो औद्योगिक जो हानि थी वह भी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि कई सारे उद्योग हानि में निजीकरण के बावजूद चलने लगे, हानि में चले गए। वित्त और साख की समस्या थी। इसके बहुत सारे कारणों में यह भी था कि निजी सेक्टर को भी पैसे की आवश्यकता होती है। उसे लंबे समय का पैसा वित्त के रूप में उधार लिया जाता है, और छोटे समय के लिए जब आप उधार लेते हैं तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, साख बोलते हैं। इसकी समस्या भारत में 1991 के बाद भी बनी रही। बैंकिंग सेक्टर उतना मजबूत नहीं हो पाया या उतनी ज़्यादा वित्त और साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में अक्षम रहा जितना निजी सेक्टर को चाहिए था। विदेशी प्रतिस्पर्धा असहनीय, जो इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया 1991 के बाद, अर्थव्यवस्था खोल दी गई, विदेशी कंपनियां भारत में आ गईं। हमारा सामना उनके हाई क्वालिटी गुड्स के साथ था जो कि सस्ते भी थे, तो हम विदेशी प्रतिस्पर्धा को सहन नहीं कर पा रहे थे। और सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, ये तो आरोप शुरुआत से लगता है, क्योंकि ये लाभ के लिए काम करते हैं
और सरकार के जो सरकारी संगठन थे वो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे थे, तो निजीकरण से सामाजिक कल्याण की भावना की उपेक्षा भी हुई। ये भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव था। भारत में निजीकृत किए गए सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से थे? ध्यान से सुन लीजिए कि भारत में मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज़ थी, जिसे निजीकरण के अंतर्गत मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बना दिया गया, जो कि बेसिकली मॉडर्न फूड। भारत में ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के नाम निम्नलिखित हैं जिनका नई आर्थिक नीति के पश्चात उदारीकरण कर दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी कंपनियां थी, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज़, बाल्को स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़, हिंद टेलीप्रिंटर्स, ये HFCL हो गई, भारतीय तेल निगम जो था ये IBP लिमिटेड हो गई, टाटा समूह की पेनाटोन फिनवेस्ट विदेशी संचार निगम लिमिटेड था। ठीक है, तो कुछ कंपनियां थी जिनका निजीकरण कर दिया गया इन रूप में। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड निजी कंपनी हो गई, बाल्को जो थी वो स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ हो गई, हिंद टेलीप्रिंटर्स HFCL हो गए, IBP लिमिटेड जो है वो भारतीय तेल निगम था। ठीक है, और टाटा समूह की पेनाटोन फिनवेस्ट। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में हमारा जो आगे का टॉपिक है वह है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।